जरा सोचिए, क्या हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य वीरता और प्रेम की एक अमर गाथा महज एक धोखा हो सकता है? आज हम पृथ्वीराज रासो के इसी रहस्य की तह तक जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इतिहास है या फिर एक शानदार कल्पना। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रमाण, टाऊ पर सुल्तान है मच्चू के चौहान। ये पंक्तियां आज भी लोगों की जुबान पर हैं। कहते हैं ये शब्द चंद बरदाई ने गजनी में बंदी बनाए गए अपने अंधे दोस्त सम्राट पृथ्वीराज चौहान से कहे थे, और इसी एक दोहे ने एक अंधे राजा को शब्दभेदी बाण से अपने दुश्मन को मार गिराने की ताकत दे दी। ये कहानी पृथ्वीराज रासो के दिल में बसती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कहानी सच है? तो इससे पहले कि हम इस विवाद की गहराइयों में उतरें, चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये पृथ्वीराज रासो है क्या। क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये एक सांस्कृतिक मील का पत्थर है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य माना जाता है। कहते हैं कि इसे 12वीं सदी के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दोस्त और राजकवि चंद बरदाई ने ब्रज भाषा में लिखा था। और ये कोई छोटी मोटी रचना नहीं है, हम बात कर रहे हैं 2500 पन्नों के एक विशाल ग्रंथ की, जिसमें 69 अध्याय हैं। इसमें पृथ्वीराज सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं, बल्कि संयोगिता के साथ अपनी प्रेम कहानी के जरिए एक रोमांटिक हीरो भी हैं। सदियों तक तो सब ठीक था, रासो को लोग इतिहास ही मानते थे। लेकिन फिर 19वीं सदी में कहानी में एक ट्विस्ट आया और शक के बीज बोए जाने लगे। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, कहानी शुरू होती है 12वीं सदी से, जब माना जाता है कि रासो लिखा गया। 19वीं सदी में कर्नल टॉड जैसे पश्चिमी विद्वानों ने इसकी खूब तारीफ की। लेकिन फिर आया साल 1875, जो एक गेम चेंजर साबित हुआ। डॉक्टर जॉर्ज ब्यूलर को कश्मीर में एक और ग्रंथ मिला, संस्कृत में लिखा पृथ्वीराज विजय। अब मुश्किल ये थी कि ये ग्रंथ रासो से बिल्कुल अलग था और ऐतिहासिक तौर पर ज्यादा सटीक लग रहा था। बस इसी खोज के बाद रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने रासो का प्रकाशन रोक दिया और इसकी सच्चाई पर एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। तो सबसे जरूरी बात यही थी, पृथ्वीराज विजय का मिलना ही वो चिंगारी थी जिसने एक ऐसी बहस शुरू की जो अगले 100 साल तक चली। ये एक तरह से एक ऐतिहासिक जासूसी कहानी की शुरुआत थी। और इस बहस ने विद्वानों को, आप समझ लीजिए कि 4 अलग अलग कैंप्स में बांट दिया। एक कैंप था जो कहता था कि ये पूरी तरह से प्रामाणिक है, 100% सच। इसमें श्याम सुंदर दास जैसे लोग थे। दूसरा कैंप, जिसमें गौरी शंकर ओझा और रामचंद्र शुक्ल जैसे बड़े नाम थे, कहता था कि ये पूरी तरह से जाली है, अप्रामाणिक है। फिर एक तीसरा बीच का रास्ता निकालने वाला कैंप था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसों का, जो इसे अर्ध प्रामाणिक मानते थे। मतलब इसका कोर असली था, पर बाद में इसमें बहुत कुछ छोड़ा गया। और एक चौथा कैंप था जो इसे बस अलग अलग कविताओं का एक कलेक्शन मानता था। तो चलिए अब जरा डिटेक्टिव बन जाते हैं और देखते हैं कि दोनों तरफ के पास क्या सबूत थे। जो लोग रासो को जाली मानते थे, उनके तर्क काफी मजबूत थे। मिसाल के तौर पर, असली इतिहास के हिसाब से पृथ्वीराज की मां का नाम कर्पूरी देवी था, लेकिन रासो में उन्हें कमला कहा गया है। इतिहास कहता है कि चालुक्य वंश सूर्यवंशी था, रासो उन्हें अग्निवंशी बताता है। और सबसे बड़ी गड़बड़, इतिहास के मुताबिक मोहम्मद गौरी को 1206 में खोखरों ने मारा था, जबकि रासो का दावा है कि उसे गजनी में अंधे पृथ्वीराज ने मार डाला था। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। रासो कहता है कि पृथ्वीराज को दिल्ली के राजा अनंगपाल ने गोद लिया था, जिसका कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है। उनकी बहन प्रथा की शादी मेवाड़ के समर सिंह से हुई बताई गई है, जो असल में पृथ्वीराज के लगभग 100 साल बाद हुए थे। और तो और जो मशहूर संयोगिता हरण की कहानी है, उसका भी कोई और ऐतिहासिक जिक्र नहीं मिलता। फिर भाषा को देखिए, उसमें फारसी और अरबी के कई ऐसे शब्द हैं जो 12वीं सदी में इस्तेमाल नहीं होते थे। ये इशारा करता है कि इसे शायद 16वीं सदी के आसपास लिखा गया हो। और ये सब मिलाकर एक पैटर्न की तरफ इशारा करता है। एक बहुत बड़ी समस्या, रासो में दी गई तारीखों और असली इतिहास के बीच लगभग हमेशा 90 से 100 साल का फर्क है। ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं हो सकती, है ना? ये एक सिस्टमैटिक गड़बड़ लगती है। तो इतने सारे सबूतों के बाद क्या मान लें कि ये सब झूठ है, एक फॉर्जरी? इतना आसान भी नहीं है। कहानी में अभी एक और मोड़ बाकी है। जो लोग रासो का बचाव कर रहे थे, वो एक बहुत दिलचस्प थ्योरी लेकर आए। इसे कहते हैं आनंद संवत थ्योरी। विद्वान मोहनलाल पंड्या का कहना था कि रासो में जो कैलेंडर इस्तेमाल हुआ है वो ही अलग है।
और अगर हम उस काल्पनिक कैलेंडर के हिसाब से 90-100 साल का एडजस्टमेंट कर दें तो बहुत सारी घटनाएं और तारीखें इतिहास से मेल खाने लगती हैं। और फिर एक ऐसी चीज मिली जिसने सबको चौंका दिया। 15वीं सदी की एक पांडुलिपि मिली जिसमें रासों के कुछ छंद लिखे हुए थे। इसका मतलब साफ था, रासों का कोई ना कोई रूप 16वीं सदी से काफी पहले से मौजूद था। ये एक बहुत बड़ा सबूत था। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? एक तरफ सबूत हैं कि ये जाली है, दूसरी तरफ सबूत हैं कि ये पुराना है। तो सच क्या है? खैर, आजकल के ज्यादातर विद्वान एक ऐसे नतीजे पर पहुंचे हैं जहां दोनों बातों में थोड़ी थोड़ी सच्चाई मानी जाती है। और इस बीच के रास्ते को कहते हैं अर्ध प्रामाणिक, मतलब सेमी ऑथेंटिक। ना ये पूरी तरह सच है और ना ही ये पूरी तरह झूठ। तो फिर ये बना कैसे? हजारी प्रसाद द्विवेदी की थ्योरी इसे बहुत अच्छे से समझाती है। सोचिए, एक छोटी सी नदी की तरह। शुरू में एक मूल या कोर कविता थी जो शायद चंदबरदाई ने ही लिखी हो। फिर सदियों के दौरान अलग अलग कवियों और चारणों ने इसमें अपनी कहानियां, लड़ाइयां और रोमांस जोड़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नदी में छोटी छोटी धाराएं आकर मिलती हैं। और धीरे धीरे ये एक विशाल और कई बार ऐतिहासिक रूप से अलग अलग ग्रंथ बन गया जो आज हमारे पास है। और जब हम ये समझ जाते हैं तो पूरा सवाल ही बदल जाता है। अब जोर इस बात पर नहीं है कि ये कितना सच है, बल्कि इस बात पर है कि एक साहित्यिक रचना के तौर पर इसकी क्या कीमत है। और इसकी साहित्यिक कीमत जबरदस्त है। जरा ये पंक्तियां सुनिए। ये राजकुमारी पद्मावती की सुंदरता के बारे में है। मनहु कला सस्भान कला 1600 बन्निये, बाल वैस ससिता समीप अमृत रस पिन्निये। इसका मतलब है कि वो ऐसी लग रही थी मानो चंद्रमा की 16 कलाओं से बनी हो और बचपन में खुद चांद ने उनके पास बैठकर अमृत पिया हो। ये कविता है, इतिहास नहीं। इसकी ताकत इसकी कल्पना में है। तो भले ही इसकी ऐतिहासिक सच्चाई पर बहस हो, इसकी विरासत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। इसे हिंदी साहित्य का फाउंडेशनल महाकाव्य माना जाता है। ये वीर रस और श्रृंगार रस दोनों का एक बेहतरीन नमूना है। इसने पृथ्वीराज चौहान को पीढ़ियों के लिए एक कल्चरल हीरो बना दिया और इसके युद्ध और सुंदरता के जबरदस्त वर्णन ने आने वाली सदियों की कविता के लिए एक बेंचमार्क सेट कर दिया। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हम रासो जैसे महाकाव्यों को कैसे देखें? क्या इन्हें इतिहास की एक टूटी फूटी खिड़की समझें जिसमें से झांक कर हम बस गलतियां निकालें, या फिर इन्हें एक ऐसा आईना माने जो उस दौर के समाज के आदर्शों को, उनकी वीरता, प्रेम और सम्मान की सोच को दिखाता है? शायद इसकी असली कीमत तथ्यों में नहीं बल्कि एक संस्कृति की आत्मा को दिखाने में है।